ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो पहले हम आते हैं बेसिक कंसेप्ट पे, मैटर पे। अब मैटर होता क्या है? ऐसी कोई भी चीज़ जिसका कुछ ना कुछ वजन हो, जिसका कुछ ना कुछ मास हो, उससे हम कहते हैं मैटर। दूसरा कि वो एक स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, उसकी कुछ वॉल्यूम हो, मतलब वो जगह घेर रही हो, जैसे कि आपके बाजू में पड़ी हुई बुक्स या फिर लैपटॉप या कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें जगह घेरते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई कर। तो ऐसी सारी चीज़ें जिनका कुछ ना कुछ वजन है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जगह घेरते हैं, ऐसी चीज़ों को हम मैटर कहते हैं। अब मैटर के क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं? शुगर, ऑयल, केरोसिन, ऑक्सीजन, कार्बन, प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारी चीज़ें अलग अलग टाइप के मैटर है, क्योंकि ये सारी चीज़ों की कुछ ना कुछ वॉल्यूम है और साथ ही साथ इनका कुछ मास है, कुछ वजन है। अगर हम हमारे आसपास देखें तो हमें पता चलेगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके अलग अलग शेप्स है, साइजेस है, टेक्सचर्स है, और काफ़ी चीज़ें तो हम हमारे एवरीडे लाइफ में यूज़ भी करते हैं, जैसे कि खाना जो हम खाते हैं, पानी जो हम पीते हैं, हमारी एयर जो हम ब्रीथ करते हैं, कपड़े जो पहनते हैं, टेबल चेयर जो हम यूज़ करते हैं पढ़ने के लिए, या बेड जो हम यूज़ करते हैं सोने के लिए, हम हमारे आसपास जो भी ह्यूमन बींग्स देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, ट्रीज देखते हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं मैटर की। तो सिर्फ एक ही कंडीशन चाहिए कोई भी चीज़ को मैटर बुलाने के लिए, और वो है ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। अब चीज़ें जैसे फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेट्रेड, थॉट्स, आइडियाज़, ये सारी चीज़ों ये सारी चीज़ें की कोई वॉल्यूम नहीं होती और ना ही इनका कोई मास होता है। सो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी चीज़ें मैटर नहीं कहलाती है। दो ये बहुत ज़्यादा मैटर करती होगी हमारी लाइफ में, लेकिन केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंडशिप, लव, अफेक्शन, हेट्रेड, ये सारी चीज़ें मैटर नहीं है। अब मैटर को हम अलग अलग तरीकों से क्लासिफाई कर सकते हैं। जो हमारे एंशियंट फिलोसोफर्स थे, वो कहते थे मैटर, जिसे हम हिंदी में पदार्थ भी कहते हैं, वो लिविंग भी हो सकता है और वो नॉन लिविंग भी हो सकता है। हमारे एंशियंट फिलोसोफर्स के हिसाब से मैटर, पदार्थ, ये चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो, वह 5 बेसिक एलिमेंट्स का बना हुआ है, पंच तत्व का बना हुआ है। ये पंच तत्व है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर, जिसे हिंदी में हम कहेंगे वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। तो हमारे मॉडर्न डे साइंटिस्ट्स मैटर को दो प्रॉपर्टीज के बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती है जिनको हम मेजर कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं बाहर का देख दिखावा, और केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली इंटरैक्शन बताता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम ये वाले चैप्टर में कवर करेंगे, और केमिकल प्रॉपर्टीज वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे मैटर का। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम मैटर को 3 तरीके से क्लासिफाई करते हैं। वी क्लासिफाई मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज इनटू 3 टाइप्स: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम हर एक चीज को डिटेल में आगे पढ़ने वाले हैं। हमारे आसपास की सारी चीज़ें छोटे छोटे पार्टिकल्स की बनी हुई है। हमारी बॉडी पार्टिकल्स की बनी हुई है, चेयर पार्टिकल्स की बनी हुई होती है, टेबल पार्टिकल्स की है, आपकी बुक्स पार्टिकल्स की बनी हुई है। इनफैक्ट जो हर एक चीज़ में पार्टिकल्स का नंबर है वो बहुत बहुत ज़्यादा होता है। क्या आप जानते हैं एक छोटे से रेन ड्रॉप, एक वाटर ड्रॉप में कम से कम 10⁻21 पार्टिकल्स है पानी के। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे आसपास की सारी चीज़ें पार्टिकल्स की बनी हुई है। पर इसका एविडेंस, इसका सबूत हमें कैसे मिला कि हमारे आसपास सारी चीज़ें पार्टिकल्स की बनी हुई है? तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सबूत या एविडेंस, जिससे ये पता चलता है कि जितना भी मैटर है वो पार्टिकल्स का बना हुआ है। जितना भी एविडेंस है कि पार्टिकल्स होते हैं मैटर में और ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, ये सारा एविडेंस हमें कुछ एक्सपेरिमेंट से पता चला। एक्सपेरिमेंट्स जो कि डिफ्यूजन पर किए गए, एक्सपेरिमेंट्स जो ब्राउनियन मोशन के एक्सपेरिमेंट्स हैं। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स को अभी हम डिटेल में जानेंगे। तो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है डिसॉल्विंग ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन वाटर। पोटेशियम परमैंगनेट एक पर्पल कलर का सॉलिड सब्सटेंस है जो आपने शायद केमिस्ट्री लैब में देखा होगा,
और पानी जैसा कि हम सभी जानते हैं कलरलेस लिक्विड है। तो जब भी हम ये क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के एक पानी के बीकर में डालते हैं तो पानी धीरे धीरे पर्पल होना स्टार्ट हो जाता है, हमें उसे स्टीयर करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। अब ये पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर पूरे पानी में किस तरह फैल गया, तो चलिए अब हम ये समझते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल और पानी ये दोनों छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। जो पार्टिकल्स पोटेशियम परमैंगनेट के हैं वो पर्पल कलर के होते हैं और जो पार्टिकल्स पानी के हैं वो कलरलेस होते हैं। तो जब पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल हम पानी में डालते हैं तो उसके पार्टिकल्स अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग होने के बाद ये पर्पल कलर के पार्टिकल्स पोटेशियम परमैंगनेट के पानी में पूरी तरह स्प्रेड हो जाते हैं। जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं कि फर्स्ट इमेज में हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ क्रिस्टल्स हैं और कुछ पानी के पार्टिकल्स हैं। सेकंड पिक्चर में हम देखते हैं कि किस तरह ये क्रिस्टल्स जो है वो सेपरेट आउट हो गए और छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो गए। थर्ड पिक्चर में हम देखते हैं कि किस तरह से वाटर के पार्टिकल्स और पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स इवनली स्प्रेड आउट हो जाते हैं। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि जब हम इसे डिसॉल्व करते हैं तो जो पार्टिकल्स है पोटेशियम परमैंगनेट के वो वाटर के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस है वहाँ चले जाते हैं। वाटर के पार्टिकल्स जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ी दूर दूर है, तो जब हम उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं उसके क्रिस्टल्स सेपरेट होकर वो स्पेसेस में चले जाते हैं। तो ये मिक्सिंग के वजह से पोटेशियम परमैंगनेट का पर्पल कलर पूरी तरह पानी में आ जाता है। अब जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि वाटर हमें मिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स खुद ही वाटर में मिक्स हो गए। तो इससे हमें समझ में आता है कि ये पार्टिकल्स मूव करते हैं, वो मोशन में है, तभी वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाए। तो यही मूवमेंट पार्टिकल्स का आपस में खुद ब खुद कि ताकि वो अच्छे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो पाए, इसी को हम डिफ्यूजन कहते हैं। द मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स अमंग ईच अदर ऑन देयर ओन सो दैट दे बिकम मिक्स यूनिफॉर्मली इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अब हम डिफ्यूजन को एक दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। अब हम लेते हैं शुगर और पानी। जब हम शुगर को ऐड करते हैं पानी में और उसे स्टीयर करते हैं तो शुगर जल्दी से डिसॉल्व हो जाती है। हमें लगता है कि अरे शुगर तो डिसअपियर हो गई, लेकिन एक्चुअली शुगर को होता क्या है जब वो डिसॉल्व होती है, शुगर कहाँ चली गई? तो चलिए अब ये समझते हैं। शुगर और पानी दोनों छोटे छोटे पार्टिकल्स के बने होते हैं। ये पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम उसे माइक्रोस्कोप के अंडों में भी नहीं देख सकते। जब शुगर इसमें डिसॉल्व होती है तब ये सारे छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स शुगर के सॉलिड ग्रैन्यूल से ब्रेक ऑफ हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। फिर ये शुगर पार्टिकल्स ये स्पेसेस में चले जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपसे पहले डिस्कस किया कि पानी के पार्टिकल्स में कुछ स्पेसेस है, तो इन्हीं स्पेसेस में, इन्हीं पानी के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस होती है उन्हीं स्पेस में शुगर के पार्टिकल्स आ जाते हैं और उसमें फिट हो जाते हैं। इसी वजह से हमें हमारा शुगर सॉल्यूशन स्वीट लगेगा, इवन दो हमें शुगर उसमें दिख नहीं रही है फिर भी। अब एक चीज़ आप प्लीज़ नोट कीजिए कि ये एक्सपेरिमेंट में हमने शुगर को डिसॉल्व किया है उसे स्टीयर करके। मतलब अगर हम शुगर को डिसॉल्व करना चाहते हैं जल्दी जल्दी तो हम उसे स्टीयर कर सकते हैं। अगर हमने उसे स्टीयर नहीं किया फिर भी शुगर डिसॉल्व होगी, जैसा कि हम पहले समझ चुके हैं कि पार्टिकल्स आर इन मोशन। तो अगर आप इसे स्टीयर नहीं भी करेंगे तो भी शुगर उसमें डिसॉल्व होंगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि जो पार्टिकल्स हैं मैटर के वो सारे मोशन में होते हैं, मूव करते हैं। हमें उन्हें मूव करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है स्टीयर करके। We do it so that sugar is dissolved quickly. हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस। अब जैसा कि आप जानते हैं एयर एक कलरलेस गैस है। जब एक कोई भी गैस जार एम्प्टी है वो एक्चुअली एयर से भरा हुआ है, वो हमें दिखता नहीं है क्योंकि एयर कलरलेस है। ब्रोमीन एक रेड ब्राउन लिक्विड है और वो बहुत जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ब्रोमीन वेपर, जिसे हम ब्रोमीन गैस भी कहते हैं, एक रेड ब्राउन कलर की गैस है।
और ये ब्रोमीन गैस एयर से हेवियर है। तो अब हम एयर और ब्रोमीन गैस, ये दोनों गैसेस को लेकर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाले हैं। हमने एक जार लिया है जिसमें ब्रोमीन वेपर है जिसका कलर रेड ब्राउन है, और उसके ऊपर अपसाइड डाउन एक गैस जार रखा है जिसमें एयर है। हम देखेंगे कि जो रेड ब्राउन वेपर्स है ब्रोमीन के नीचे वाले गैस जार से वो ऊपर वाले गैस जार जिसमें एयर है वहां पर स्प्रेड हो जाएंगे। कुछ देर के बाद जो गैस जार है वो कंप्लीटली रेड ब्राउन कलर का हो जाएगा। जैसा कि आप ये इमेज में देख सकते हैं कि नीचे वाला जार जिसमें ब्रोमीन वेपर है वो थोड़ी देर के बाद रेडिश ब्राउन कलर का हो जाता है। जब हम वो सपोर्ट, दोनों के बीच में जो कंपार्टमेंट है, जो कवर है, अगर हम उसे रिमूव कर देते हैं तो नीचे जो ब्रोमीन वेपर है वो ऊपर एयर के पार्टिकल्स के साथ मिक्स हो जाते हैं और ऊपर का कलर भी रेडिश ब्राउन हो जाता है। अब अगर हम इसे डिटेल में समझें तो हम जानते हैं कि दोनों एयर और ब्रोमीन वेपर छोटे छोटे टाइनी मूविंग पार्टिकल्स के बने होते हैं। ये मूविंग पार्टिकल्स ब्रोमीन वेपर और एयर के एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, टकराते हैं और बाउंस होते हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, जिस वजह से ये दोनों पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं यूनिफॉर्मली। ये भी एक दूसरा एग्जाम्पल है डिफ्यूजन का। तो अभी तक हमने ये समझा कि डिफ्यूजन होता क्या है। डिफ्यूजन इज इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंसेस ऑन देयर ओन। तो अब ये डिफ्यूजन के एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूजन निकाला? नंबर 1, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। जो मैटर है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना होता है, और ये पार्टिकल्स जो है मैटर की वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। So from these experiments of diffusion, we can conclude that matter is made up of tiny particles and these particles of matter are constantly moving. Matter जो है वो छोटे छोटे particles का बना हुआ है और ये particles constantly, continuously move कर रहे होते हैं। और ये move क्यों कर रहे होते हैं? क्योंकि वो दूसरे substance के साथ टकराते हैं, उनके साथ collide करते हैं। अब और आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ टर्म्स है जो पता होनी चाहिए, जो शायद आपने 8th स्टैंडर्ड या पहली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। पहली टर्म है पोलन। पोलन का मतलब होता है एक पाउडरी सब्सटेंस, और ये डिस्चार्ज होता है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर से, जिसका नाम होता है स्टेमन। हम यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में कि स्टेमन दो चीजों का बना हुआ होता है, एक एंथर और एक फिलामेंट। एंथर जो है उसमें पोलन होते हैं। अब पोलन एक्चुअली एंथर में जब प्रेजेंट होते हैं तो इनमें कुछ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स भी होते हैं। ये पोलन के माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, ऐसे पार्टिकल्स जिनको हम माइक्रोस्कोप के अंडर में देख सकते हैं, ऐसे पार्टिकल्स को हम पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। ये पोलन ग्रेन्स बहुत ही छोटे होते हैं और लाइट पार्टिकल्स होते हैं। तो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट समझने से पहले आपको दो टर्म्स याद रखनी है। एक पोलन, पोलन जो कि एक पाउडरी सब्सटेंस है विच इज डिस्चार्ज फ्रॉम द मेल पार्ट फ्रॉम एंथर, एंड इट कंटेन्स माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। उसमें कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो आप माइक्रोस्कोप के अंडर में देख सकते हैं, जिन्हें हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। पोलन ग्रेन्स का एक्सपेरिमेंट रॉबर्ट ब्राउन नाम की एक साइंटिस्ट ने 1827 में परफॉर्म किया था। उन्होंने जो कंक्लूजन निकाला था वो आज तक का बेस्ट एविडेंस है कि पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड्स में और पार्टिकल्स मूव करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने बहुत छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स को पानी में सस्पेंड किया और उसे माइक्रोस्कोप के अंडर में देखा। माइक्रोस्कोप के अंडर में देखने के बाद उन्हें पता चला कि पोलन ग्रेन्स बहुत रैपिडली मूव कर रहे हैं पानी में, और वो भी बहुत इर्रेगुलर या जिगजैग वे में। और उन्हें ये भी पता चला कि जब वो पानी को वार्म करते हैं, थोड़ा गर्म करते हैं, तो पोलन ग्रेन्स और फास्ट मूव करने लग जाते हैं। माइक्रोस्कोप के अंडर में उन्हें पोलन ग्रेन्स कुछ इस तरह से दिखे, रैपिडली मूव करते हुए, इर्रेगुलर या जिगजैग वे में। माइक्रोस्कोप के अंडर में उन्हें पोलन ग्रेन्स कुछ इस तरह से दिखे, रैपिडली मूव करते हुए, इर्रेगुलर या जिगजैग वे में।
अब जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि रॉबर्ट ब्राउन ने पोलन ग्रेन्स क्यों लिए, क्योंकि वो उन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर में देखना चाहते थे और पोलन ग्रेन्स का बिहेवियर नोटिस करना चाहते थे। तो ये पोलन ग्रेन्स ने क्या किया, जब ये वाटर की सरफेस पे मूव कर रहे थे तो ये कॉन्स्टेंटली जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनसे टकरा रहे थे, उनसे कोलाइड हो रहे थे। तो यही पोलन ग्रेन का बिहेवियर जिगजैग मूवमेंट कोई लिक्विड या गैस में ब्राउनियन मोशन कहलाता है। तो छोटे छोटे पार्टिकल्स का मूवमेंट जिगजैग या इर्रेगुलर वे में जब हम उन्हें कोई लिक्विड या गैस में सस्पेंड करते हैं, उसी को हम कहते हैं ब्राउनियन मोशन। ब्राउनियन मोशन के एक्सपेरिमेंट से हमें दो कंक्लूजन्स मिलते हैं। ये कंक्लूजन्स सेम कंक्लूजन्स हमें डिफ्यूजन के एक्सपेरिमेंट से मिले हैं। पहला कि मैटर छोटे छोटे पार्टिकल्स का बना है, और दूसरा ये सारे पार्टिकल्स मैटर के कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको ये कैरेक्टरिस्टिक्स याद रखनी चाहिए। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो बहुत छोटे होते हैं, इनफैक्ट इतने छोटे कि हम उन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर में नहीं देख सकते। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक समझने के लिए तो चलिए हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट लेंगे जो एक तरीके का मैटर है, और हम 2-3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के 100 ml पानी में एक बीकर में डिसॉल्व करेंगे। अब जैसा कि हम जानते हैं कि हमें एक डीप पर्पल कलर्ड सोल्यूशन मिल जाएगा पोटेशियम परमैंगनेट का। अब हम फर्स्ट बीकर में से 10 ml लेंगे और उसे एक फ्रेश बीकर में जिसमें 90 ml पानी है उसके साथ डाइल्यूट कर देंगे। अब हमें पता चलेगा कि सेकेंड बीकर में जो कलर है पोटेशियम परमैंगनेट का वो थोड़ा सा लाइट है। फिर हम वापस ये सेकेंड बीकर से 10 ml का सोल्यूशन लेंगे और उसे थर्ड बीकर में डाल देंगे, और फिर हमें पता चलेगा कि फिर से जो सोल्यूशन मिला है वो लाइट है पहले वाले से। तो हो क्या रहा है, सोल्यूशन का कलर लाइट होता जा रहा है, हम उसे डाइल्यूट करते जा रहे हैं। समझो हम ऐसा 4 बार करते हैं। इस तरह हमें एक बहुत ही डाइल्यूट सोल्यूशन मिलेगा पोटेशियम परमैंगनेट का पानी में, लेकिन वाटर में अब भी कलर होगा, एक लाइट पिंक कलर होगा। ये एक्सपेरिमेंट से हमें पता चलता है कि कैसे 2-3 क्रिस्टल्स पोटेशियम परमैंगनेट के इतना सारा कलर दे सकते हैं पानी को। So we may conclude that these crystals of potassium permanganate can impart color to a large volume of water. हमें इस ऑब्जर्वेशन से ये पता चलता है कि एक पोटेशियम परमैंगनेट का क्रिस्टल खुद इतने सारे पार्टिकल्स का बना होता है कि वो सारे पार्टिकल्स स्प्रेड होते जाते हैं और इतना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ वाटर को कलर इम्पार्ट करते जाते हैं। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर इतने सारे पार्टिकल्स हैं तो ऑब्वियसली वो सारे पार्टिकल्स बहुत बहुत छोटे होंगे। तो हम हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर कंक्लूड करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। अब बात करते हैं हमारी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम। अब हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे हमारी सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक को समझने के लिए। हम 500 ml वाटर लेंगे। अब वाटर भी एक तरीके का मैटर है, और हम वाटर लेवल मार्क कर देंगे बीकर पर एक मार्कर पेन से। फिर हम 50 ग्राम्स शुगर लेंगे। हम ये 50 ग्राम्स शुगर पानी में डिसॉल्व करेंगे। हम ये डिसॉल्व करेंगे उसको स्टीयर करके कि ताकि शुगर जल्दी से डिसॉल्व हो जाए। इनिशियली जब हम ये शुगर डालते हैं तब हमें पता चलता है कि थोड़ा सा वाटर का लेवल रेज हो चुका है, लेकिन जब ये शुगर डिसॉल्व हो जाती है तो टोटल वॉल्यूम 500 ml ही होती है। इसका मतलब 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व करने के बाद भी हमें क्या पता चला कि वॉल्यूम तो बढ़ी ही नहीं। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब हम शुगर डिसॉल्व करते हैं उसके क्रिस्टल्स छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में सेपरेट हो जाते हैं। ये पार्टिकल्स स्पेसेस में चले जाते हैं पानी के, जिस वजह से
वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता। तो अब हम इससे ये कंक्लूड करते हैं कि कोई चेंज नहीं है पानी की वॉल्यूम में, इवन हमने उसमें शुगर डिसॉल्व किया तो भी। इसका मतलब पार्टिकल्स ऑफ वाटर हैव स्पेसेस बिटवीन देम, कि वाटर के पार्टिकल्स में स्पेसेस होगी, तभी उसकी वॉल्यूम में हमें कोई चेंज नहीं मिला। हेंस वी कंक्लूड आवर सेकंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब हम आ गए हैं हमारे थर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर पर। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। हम ये ब्राउनियन मोशन और डिफ्यूजन में ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, बट अब हम एक एक्सपेरिमेंट से फिर से इसे प्रूव करेंगे। आप ये याद रखिए कि बेस्ट एविडेंस कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं ये हमें डिफ्यूजन और ब्राउनियन मोशन से पता चलता है। लेकिन अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेने वाले हैं, एक अगरबत्ती का, एक इंसेंस स्टिक का। जब भी हम अगरबत्ती एक रूम के कॉर्नर में जलाते हैं तो उसकी जो खुशबू होती है वो पूरे रूम में बहुत ही जल्दी फैल जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम इंसेंस स्टिक या अगरबत्ती हम जब इसे बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो वो कुछ गैसेस प्रोड्यूस करती है, वेपर्स प्रोड्यूस करती है, जिसकी बहुत प्लेजेंट स्मेल होती है। ये पार्टिकल्स जो होते हैं, जो हमें मिले हैं इंसेंस स्टिक को जलाने से, वो रैपिडली हर डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देते हैं, और जो भी एयर के मूविंग पार्टिकल्स हैं उनके साथ टकराते हैं और रूम के हर पार्ट तक फैल जाते हैं। और यही गैशियस पार्टिकल्स हमारी नोज तक पहुंचते हैं एयर के साथ, और हमें उसकी खुशबू आती है। लेकिन आप सोचिए, अगर पार्टिकल्स जो प्रोड्यूस हुए हैं इंसेंस स्टिक को जलाने से और जो एयर के पार्टिकल्स हैं, अगर ये मूव नहीं होते तो क्या हमें ये खुशबू आ पाती, और क्या ये खुशबू पूरे रूम में फैल पाती? नहीं। तो हम इससे ये पता करते हैं कि पार्टिकल्स जो होते हैं वो कॉन्स्टेंटली मूव करते हैं। हम ये सेम ऑब्जर्वेशन एक दूसरे एक्सपेरिमेंट से भी समझ सकते हैं। कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स ब्लू कलर के होते हैं, तो हम कुछ कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स लेंगे और उसे बीकर के बॉटम पर प्लेस करेंगे। एक ऐसा बीकर लेंगे जिसमें पानी है और उसमें कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाल देंगे। हम ये नोटिस करेंगे कि पानी भी अब ब्लू कलर का हो चुका है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि कॉपर सल्फेट का जो क्रिस्टल है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में सेपरेट हो गया है, जिसे हम डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स कहेंगे। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स मूव होते हैं और जो वाटर के बीच में स्पेसेस होती है वहां जाके फिट हो जाते हैं। तो इस वजह से जो स्प्रेडिंग है ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स के वजह से, वो मूवमेंट के वजह से है। कॉपर सल्फेट के पार्टिकल्स का मूवमेंट और वाटर के पार्टिकल्स का मूवमेंट। ये हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर है। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जो उन्हें जोड़े रखती है। सो देयर आर सम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच बाइंड देम टुगेदर। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में जो सेम सब्सटेंस को बिलोंग करते हैं उसे हम कोहिजन बोलते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स जो सेम सब्सटेंस को बिलोंग करते हैं उनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहलाती है? कोहिजन कहलाती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वाटर के सारे पार्टिकल्स, वाटर एक सब्सटेंस है, उसके सारे पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स है जो उसको साथ में जोड़े रखती है, वो फोर्स को हम कोहिजन बोलेंगे। ये एग्जाम्पल से आपको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का कंसेप्ट और अच्छे से समझ जाएगा। समझिए, आप तीन चीजें लेते हैं, एक चॉक, एक आइस का क्यूब और एक आयरन नेल, और तीनों को आप एक हथौड़े से, एक हैमर से मारते हैं, बीट करते हैं। तो हमें क्या पता चलेगा कि चॉक को तोड़ना तो बहुत ही आसान था, लेकिन क्यूब को तोड़ने में थोड़ी ज्यादा मेहनत लगी और आयरन को ब्रेक करने में बहुत फोर्स लगी। तो इससे हमें पता चलता है कि चॉक के बीच में, चॉक के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी वीक है, और आइस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो थोड़ी स्ट्रॉन्गर है एज कंपेयर टू पार्टिकल्स ऑफ चॉक। और जो आयरन नेल के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है। इसे हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। समझो, हमारा हाथ हम एयर में बहुत इजीली मूव कर पाते हैं। वो हम क्यों कर पाते हैं?
क्योंकि अट्रैक्शन जो होता है एयर के पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत स्मॉल होता है, नेग्लिजिबल होता है। हम हमारा हाथ जो है वो पानी में भी कर पाते हैं मूव, इसीलिए क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो भी रिलेटिवली स्मॉल होता है। लेकिन क्या आप ये सेम चीज एक वुडन प्लैंक में कर पाओगे? अगर मुझे अपना हैंड वुडन प्लैंक में मूव करना है जो कि एक सॉलिड है, तो मुझे एक कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है सॉलिड में वो बहुत ज़्यादा होता है। जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं? हम इससे ये कंक्लूड करते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर इज मैक्सिमम इन सॉलिड। सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होती है और गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होती है। इस वजह से हम इजीली अपना हाथ एयर में मूव करते हैं, लेकिन हम इतना आसानी से अपना हाथ एक वुडन प्लैंक पर मूव नहीं कर सकते और हमें कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत होती है। तो इसी से हमारा फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट होता है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स और क्वेरीज यू कैन डेफिनेटली कमेंट। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and keep me motivated so that I make more such videos. Thank you for watching.